Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today, the explanation of the poem is presented before you. The title of the poem is The Road Not Taken, composed by Robert Frost for my grade 11 students from their new course. You must be waiting for this new video, and I hope you will never forget to press like button once you have watched this video, and I'm waiting for your kind comments also. Dear viewers, ये poem The Road Not Taken रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज द लीडिंग मॉडर्न अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर. ये नेचर का पोइट था, कुदरती नज़ारों का, कुदरती जो अनासर हैं उन पे ये शायरी लिखता था. एंड रूरल लाइफ और देहाती ज़िंदगी में उसको ज़िंदगी के ये जो खूबसूरत मनाजर हैं उनसे प्यार था. वो हमेशा चहलकदमी करते हुए जंगलों में निकल जाता था, पहाड़ों की तरफ, देहाती ज़िंदगी में जाता था. और उसकी पोएम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें कुदरती इलामात, कुदरती अनासर पे लिखी गई हैं उसकी पोएम्स. बिकॉज ही फाउंड ब्यूटी इन कॉमन प्लेस. आम जगह पे वो खूबसूरती तलाश करता था. So Frost possesses deep love and sympathy towards nature. कुदरती नज़ारों के लिए उसके पास बहुत प्यार था, उसको बहुत हमदर्दी थी, विच इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर हिम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी द रोड नॉट टेकन. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक चहलकदमी के दौरान, जंगल में वो चहलकदमी कर रहा था कि अचानक एक ऐसे पॉइंट पे आया जहाँ पे जंगल में दो रास्ते निकल रहे थे. दो मुख्तलिफ सिमतों में दो रास्ते थे, जिसने पोइट को हैरान कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए. पहले उसने एक रास्ते को दूर तक वहीं खड़े होके देखा जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, और फिर एक जगह, एक मुकाम पे वो उस रास्ते पे मोड़ आया और वो जंगल में कहीं गायब हो गया. उससे आगे पोइट कुछ ना देख सका. अब उसे अफसोस ये था कि वो एक ही मुसाफिर है और वो दोनों रास्तों पे बेअक वक्त नहीं जा सकता. उसे कोई एक रास्ता इख्तियार करना होगा. फिर उसने कुछ सोच के पहले तो एक रास्ते को देखता रहा जो कि जंगल में कहीं मोड़ मुड़ के गायब हो गया. फिर उसने अचानक फैसला कर लिया कि वो दूसरे रास्ते पे जाएगा, और वो कहता है कि शायद मेरा इंतखाब कुछ बेहतर था. वो इसलिए कि जिस रास्ते का इंतखाब मैंने किया वो सरसब्ज था, उस पे सारा उसका जो फर्श था वो घास से भरा हुआ था. और ये इस बात की इलामत थी कि यहाँ ज़्यादा लोग, इस रास्ते पर ज़्यादा लोगों ने सफ़र नहीं किया. इसलिए उसने उस रास्ते का इंतखाब किया और उस पर चल पड़ा. पहला रास्ता उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि वो किसी दूसरे दिन, किसी और वक्त, मुस्तकबिल में वो इस रास्ते पर भी जाएगा और वहां भी जाके देखेगा कि दूसरे रास्ते पर क्या था. लेकिन उसी वक्त उसे ये ख्याल भी आया कि शायद ही वो कभी वापस आ सके इस पॉइंट पे और इस दूसरे रास्ते की तरफ भी जाए और यहां भी देखे कि ये रास्ता कहाँ ले जाता है. क्योंकि हमेशा जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है, वापसी का इम्कान कभी नहीं होता. इसलिए वो सोचता है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि कभी वो इस सड़क पे भी जा सकेगा जिसको आज उसने छोड़ दिया. और फिर जब वो उस रास्ते पे जा रहा है तो वो ये सोच रहा है कि इस रास्ते पे तो कुछ भी नया नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है जिंदगी में. उसने एक अनकन्वेंशनल पाथ का इंतखाब किया कुछ नया तलाश करने के लिए. लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसने कहा ये तो दोनों रास्ते बिल्कुल बराबर हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है, इस रास्ते पे कोई ऐसी चीज नहीं है. शायद पोइट के कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वो हर रास्ते पर एक जैसी हैं.
लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग कि आप एक रास्ता इसलिए इख्तियार करते हैं कि शायद यहाँ पे आपको सिर्फ खुशियाँ और आराम मुयस्सर हो, लेकिन पोइट ने उस रास्ते पे चल के भी देखा कि कुछ भी नया नहीं था वहाँ पे। उसके कहने का मतलब है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो हर तरफ एक जैसे ही हैं। इंसान को रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका मुकाबला करना पड़ता है, और फिर वो सोचता है कि बहुत मुस्तकबिल में, कहीं आगे फ्यूचर में वो नई जनरेशन्स जो होंगी उनको बता रहा होगा, लेकिन अफसोस के साथ बता रहा होगा कि उसकी वॉक के दौरान वो एक ऐसे मुकाम पे, माजी में बहुत सालों पहले वो एक ऐसे मुकाम पे आया जहाँ पे जंगल में दो रास्ते निकल रहे थे, उसने एक रास्ता छोड़ा और दूसरे पे चल पड़ा, जो कि इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, जिसपे लोगों ने कम ही सफ़र किया था। वो उस रास्ते पे चल पड़ा एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, और ये उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, इस वजह से उसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा, उसकी चॉइस की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा उसकी ज़िंदगी में। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता है कि आई वुड बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन्स मैं अफसोस से बता रहा हूँगा, अफसोस की आह भर के मैं लोगों को बता रहा हूँगा कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चला जिसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क लाया। इट मेड ऑल द डिफरेंस, इट ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन माई लाइफ। एक तरफ वो कह रहा है कि उसकी चॉइस अच्छी थी, ही गॉट समथिंग डिफरेंट इन द न्यू पाथ, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जब वो ये कहता है कि मैं अफसोस से बता रहा हूँगा, एट द सेम टाइम वो ये कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट दोज लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन हिज लाइफ, कि शायद इंसान कभी भी अपने फैसलों से मुतमईन नहीं होता। द रोड नॉट टेकन, पोएम का नाम ही द रोड नॉट टेकन है। इसका मतलब है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस रोड के बारे में बात नहीं कर रहा जिस पे उसने सफ़र किया, उसके बारे में बात कर रहे जिसको उसने उस दिन छोड़ दिया। It was the timely decision of not taking the more trodden path was the best choice that made him unique and different from the other fellow human beings, जिसका उसको अफसोस भी है। शायद मैन ऑलवेज बिकम्स he regrets on not taking something in his life, or he regrets on the lost opportunities in his life. I hope the meaning of the poem is clear to you. Coming to the introduction of the poem, in this poem the poet Robert Frost is standing at the point where road is branched off in the woods. एक ऐसे मुकाम पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़ा है जहां पे सड़क जंगल में दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एंड ही इज कंफ्यूज्ड विच वे टू गो, और वो बहुत परेशान है कि कौन से रास्ते पे चल पड़े। He observes one road as far as his eye could see. जहां तक उसकी आंख देख सकती थी उसने एक सड़क का मुशाहिदा किया, उसको देखा। Then after a short while he decides to take the other road because that path seems untrodden as no one has ever gone this side. और फिर थोड़ी ही देर बाद वो फैसला कर लेते कि वो दूसरी सड़क पे जाएगा, क्योंकि वो सड़क उसको ऐसे लग रही थी कि जैसे सड़क पे इससे पहले कोई भी नहीं गया। सो हियर ही मेक्स अ डिफरेंट डिसीजन इन लाइफ। वो अंधाधुंध उस रास्ते पे नहीं गया जहाँ पे सब लोग जाते हैं। उसने एक मुख्तलिफ फैसला किया अपनी ज़िंदगी में, एंड रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज ऑन द अननोन पाथ, और इस अनजाने रास्ते में आने वाली मुश्किलात और ख़तरात को उसने कबूल करने के लिए वो तैयार था। The two roads here symbolize a stage of person's life when he has to make an important decision of his life. ये जो दो रोड्स हैं ये इंसान की जिंदगी का के बारे में बताते हैं कि इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। व्हेन ही हैज़ टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जब ज़िंदगी में उसे एक बहुत अहम फैसला करना होता है।
इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू चूज बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। ये इंसान की फितरत है कि वो अपने लिए बेहतरीन का इंतखाब करता है। सो वाइल मेकिंग अ चॉइस वी ऑलवेज टेंड टू इवेलुएट वेदर आवर करंट चॉइस इज बेस्ट फॉर अस और नॉट। इसीलिए हमें किसी चीज़ का इंतखाब करने के दौरान हमें ये चीज़ इसको सोचना चाहिए, और हम सोचते भी हैं कि क्या हमारी ये जो चॉइस है, हमारी जो सिलेक्शन है, ये हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं है। ईच चॉइस वी मेक विल ब्रिंग अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। ज़ाहिरी बात है, जिस चीज़ का भी हम इंतखाब करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं, एंड इन द लाइफ ऑफ ऑल द पीपल एसोसिएटेड टू अस, और उन तमाम लोगों की ज़िंदगी में भी जो कि हमारे साथ मुंसलिक होते हैं। एट द सेम टाइम वी शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइस। और फिर हमें हमारा जो इंतखाब है उसके जो आने वाले नताइज हैं उनसे भी हमें निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड हर्डल्स दैट कम आवर वे, और हमारी चॉइस के रास्ते में आने वाले ख़तरात और मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। द पोइट सेक्रीफाइस्ड वन रोड फॉर द अदर एंड थिंक्स ही मे विजिट द फर्स्ट रोड ऑन सम अदर डे। पोइट जो है वो एक रास्ते को दूसरे के लिए कुर्बान कर देता है, और वो सोचता है कि वो इस रास्ते पे भी कभी आएगा, कभी किसी दिन इस रास्ते पर भी वो चक्कर लगाएगा। एट द सेम टाइम ही थिंक्स दैट वन वे ऑलवेज लीड्स टू अनदर। लेकिन वो ये भी सोचता है कि एक रास्ता हमेशा आगे लेके दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है, एंड ही वोंट बी एबल टू कम बैक, और वो वापस आने के काबिल नहीं होगा। ही मीन्स टू से दैट लाइफ गिव्स अस अपॉर्चुनिटी ओनली वंस। शायर के कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी हमें सिर्फ एक मर्तबा मौका देती है, एंड द चॉइस वी मेक वंस कैन नेवर बी रिवर्स्ड। और जो फैसला हम करते हैं वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। देयर इज़ नो टर्निंग बैक टू स्टार्ट ओवर। दोबारा शुरू करने के लिए वापसी मुमकिन नहीं होती। इन हिज फ्यूचर ही वुड बी टेलिंग अदर्स अबाउट दिस सिचुएशन। और कहता है कि मुस्तकबिल में वो इस सिचुएशन के बारे में लोगों को बताएगा। व्हेन ही हैड टू मेक अ चॉइस एंड ही टुक द लेस ट्रेवल्ड पाथ विच मेड ऑल द डिफरेंस। और लोगों को बताएगा कि उसे एक रास्ता मुंतखब करना था, और उसने उस रास्ते का इंतखाब किया जिस पे लोग कम गए, और इसने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाई। वी आर डेफिनेटली अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन लाइफ। जाहिर है हमें ज़िंदगी में इनफरादी फैसले करने होते हैं, और हम जिंदगी में अकेले होते हैं जब हमने फैसला करना होता है। वी कांट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। और ये भी होता है कि हम दूसरों को अंधाधुंध उनकी तकलीद नहीं कर सकते। एज द पोइट हैज चोजन द पाथ लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर्स, क्योंकि पोइट ने भी वही रास्ता इख्तियार किया जिस पे ज्यादा लोग नहीं गए थे। द पोइट यूजेज आयरनी, मज़ाह भी है, मेटाफर भी है, एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस टू एक्सप्रेस द थीम। सो इसी थीम को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस का वो इंतखाब करता है। द होल पोएम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। पूरी पोएम ही एक मेटाफर पे बिलोंग करती है, वही एक्सटेंड कर रहा है पूरी पोएम में। दैट इज द रोड इज लाइफ इटसेल्फ। ये सड़क जो है, व्हाट इज दिस? इट इज लाइफ। It is compared with life, which changes totally with the decisions and choices that we make in our life. और हमारी ज़िंदगी हमारे फैसलों और हमारे जो इंतखाब है उससे बदल जाती है। The mood of the poem is reflective and thoughtful. पोएम का जो मूड है पूरा वो पोइट के मूड पे है, यानी ये रिफ्लेक्टिव है, thoughtful है। The road symbolizes the journey of life that goes on. ये जो रोड है ये जिंदगी को डिपिक्ट करता है, सफ़र, जिंदगी के सफ़र के बारे में बताता है कि जो चलता ही रहता है और कभी भी, एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक, और वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होती। Coming to stanza number 1, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Once the poet was on his usual stroll and came to the fork of the road where it branched off into two roads.
The poet stood there and thought which path to take. Being only one person, he could not travel on both the paths and had to take one. उसने कोई एक रास्ता इख्तियार करना था. Both the roads diverged in a yellow forest presenting a beauty of autumn season. जब वो बताता है कि ये these roads diverged in a yellow forest, it means कि ये autumn season की खूबसूरती को बयान करता है. He looked down the one path as far as his eye could see and the point where it bent and disappeared in the forest. उसने एक रास्ते को दूर तक देखा जहां तक हद निगाह तक उसने देखा और फिर ये रास्ता मुड़ गया. इसमें एक मोड़ आया और ये जंगल में गायब हो गया. He wanted to know if this path was better for him or not. वो ये जानना चाहता था कि क्या ये रास्ता उसके लिए बेहतर है या नहीं. The situation of the poet represents the real life situation when we have to make choices in our life and confused about what to choose or which way to go. यही जो है वो हमारी हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ इंतखाबात करने होते हैं, कुछ चीज़ों की चॉइसेस करनी होती हैं और फिर हम इस बात में परेशान होते हैं कि किस चीज़ का इंतखाब किया जाए और किस रास्ते पे जाया जाए. वी ऑलवेज नीड टाइम टू थिंक अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स बिकॉज ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइसेस एंड डिसीजंस. हमें हमेशा उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखना होता है क्योंकि बाद में जो आने वाले इसके नताइज हैं, हमारी जो चॉइस है या हमारे जो फैसले हैं, क्योंकि उनके नताइज के हम खुद जिम्मेदार होते हैं. द सिचुएशन ऑफ द रोड वॉज नॉट क्लियर टू द पोएट. जाहिर है रोड की सिचुएशन तो पोइट को क्लियर नहीं थी एज इट हिड इन द थिक फॉरेस्ट, क्योंकि वो एक घने जंगल में गायब हो गया. सिमिलरली इन अवर लाइफ वी हैव टू कम अक्रॉस अनफोर्सीन सिचुएशंस. हमारी जिंदगी में भी जाहिर है आने वाले हालात का हमें नहीं पता होता एंड हैव टू फेस देम ऑन द वे. हम जब उस रास्ते पे चलते हैं तो हमें उनका फिर सामना करना पड़ता है. वी कैन नॉट फोरसी द सिचुएशन. हम पहले ही सिचुएशन को नहीं देख पाते. देयर इज अ मैसेज इन द स्टैंजा टू केयरफुली मेक अ चॉइस. और इस स्टैंजा में एक पैगाम है कि हमें अपना इंतखाब बहुत एहतियात से करना होगा एज इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, क्योंकि इसका असर हमारे मुस्तकबिल पे पड़ता है. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग डिसीशंस इन लाइफ. हमें जिंदगी में फैसले करने के लिए अक्लमंदी से काम लेना चाहिए. वी फाइंड एसोनिस नाउ. Coming to the literal analysis of the poet, we find assonance in the first line. अब यहाँ पे हमें assonance means कि vowel sounds हमें मिल रहे हैं. फर्स्ट लाइन में अगर इस stanza की आप देखें तो we find literary devices which has been used by the poet is assonance first of all, because we find the sound O in roads and yellow. There is a use of imagery in the first stanza where the readers envision the choice. Two roads diverged in a yellow wood. Imagery, image, it appeals to the sense of sight and also the autumn season. There is a consonant sound as well in this stanza as D in two roads diverged in a yellow wood. Sound of D is prominent here in this line. So this is another literary device which the poet has used is consonant as well. So the poet has also used another literary device, that is parallelism, in the second, third and fourth line, starting with the same word. And sorry, I could not travel both, and be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could. So, and three lines start with one word, that is and. So, this is called parallelism in the poem. And the rhyme scheme is very traditional rhyme scheme like A, B, A, A, B. Coming to the paraphrase of the stanza, I was walking through a forest when the leaves turned yellow in the autumn season. Suddenly I came at the fork where two roads branched off in the forest, leaving me confused which way to travel.
Being only one traveler, I could not travel on both the roads. Therefore, I stood there for a long time and looked down one road as far as I could see to observe it carefully. But it bent and curved into the thick forest and disappeared. I hope this first stanza explanation and its paraphrasing is clear to you. Coming to stanza number 2, he says that then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same. Now see, in this stanza the poet seems decisive as he decides to choose the other path. In the very first line he says, then took the other as just as fair. It means that it is equally beautiful. It is equally good as just as fair. He says that this path is equally good. So after observing one path, he decides to move on the other, consoling himself that both are equally good. अपने आप को साथ साथ तसल्ली दे रहा है कि दोनों रास्ते एक जैसे ही अच्छे हैं. There is a difference that the path he decided to take was grassy. एक फ़र्क है कि जो रास्ता उसने चुनने का फैसला किया वो घास वाला रास्ता था, which showed that it was less trodden. जो ये बताता है कि इस पे बहुत कम लोग इससे पहले बहुत कम लोगों ने इस रास्ते पे सफ़र किया. इट मस्ट नॉट बी वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल, बट आफ्टर टेकिंग वॉक ऑन इट ही रियलाइज दैट दिस पाथ हैज़ नथिंग अनयूजुअल इन इट. वो खुद कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. वो कहते देयर वॉज नथिंग अनयूजुअल इन इट, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. So every path of life has same challenges, difficulties, problems. The poet means to say here कि ज़िंदगी का हर रास्ता जो है उसके ख़तरात, उसकी मुश्किलात, उसके मसाइल जो हैं वो एक जैसे होते हैं जो कि इंसान को फेस भी करने हैं, उनसे टैकल भी करना है. सो लाइफ इज़ नॉट all about smooth sailing, but one has to go through ups and downs every now and then. Now, literary devices which has been used here, there is an assonance, that is the sound of, again, vowel sound, like sound of O and A in the line, though as for that the passing. Similarly, the poet has used personification here, because it was grassy and wanted wear. The grass, the road is like as if the road is human being and wants to be trodden by it. जैसे रोड जो है it wants wear, it wants someone to travel on it. There was nothing new and unconventional on that road. It was all the same. Human nature is never satisfied with whatever he has, but aspires for other things. Although poet says that he has carefully chosen the other path, उसने बहुत ही एहतियात से दूसरा रास्ता इख्तियार किया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि इस पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी तो उसी रास्ते की तरह ही और ये एक जैसे ही मुझे नज़र आते हैं. शायद ये इंसान की नेचर है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता और हमेशा दूसरी चीज़ों के लिए उसको अफसोस रहता है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो हमेशा अफसोस करता रहता है. Paraphrase of the stanza is, then I took the other path as it looked equally good and straight. But I thought the road I have chosen is better than the previous one because it was grassy and less trodden. It seemed as if people had never travelled on it before. But after walking on this chosen path, I realized it made no difference as it was all the same. Coming to stanza number 3, he says, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
In this stanza, we get the impression that although the poet has chosen the other path to travel, still it's human nature that he is confused even once he has taken decision. उसने फैसला तो कर लिया, लेकिन शायद ये इंसान की फितरत है कि वो फिर भी कंफ्यूज रहता है, वो परेशान रहता है. Here the poet says that both the paths were identical. वो एक जैसे ही लगते हैं. एज द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज कवर्ड विद लीव्स, जैसा कि जंगल का जो फर्श है वो पत्तों से भरा हुआ है. एंड नो वन हैड एवर ट्रॉडन बोथ द रोड्स. और फिर ये है कि दोनों रोड्स पे आज तक, इसका मतलब है कोई नहीं गया. Therefore, the other road was equally challenging for him. दूसरा रोड भी उसके लिए ऐसा ही चैलेंजिंग होता. Now he aspired to keep that road for some other day. अब वो ख्वाहिश करता है कि वो उस रोड पे किसी और दिन जाएगा. Although he himself knew at heart that one way always leads to another way. वो दिल से ये बात जानता भी है कि अगर एक रास्ते पे वो चल पड़ा तो वो आगे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर रास्ता हमेशा अगले दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, वो वापस कभी नहीं लाता. एंड ही कुड नेवर कम बैक बट मूव अहेड इन लाइफ. जिंदगी में वो आगे ही बढ़ेगा, वो वापस नहीं आ सकता. ही इज रियलिस्टिक व्हेन ही थिंक्स दैट देयर इज नो टर्निंग बैक. यहाँ पे पोइट जो है वो हकीकत पसंद है कि जिंदगी में कभी भी वापसी नहीं हो सकती. दिस इज अ रिग्रेट ऑफ नॉट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस इन लाइफ. और ये उसे अफसोस है कि जिंदगी में जो दूसरे ऑप्शंस थे वो उनको एक्सप्लोर ना कर सका. Paraphrasing is, both the roads were equally good and seemed untraveled and untrodden. Both the roads were covered with leaves, which shows that no one had ever walked on those paths. I decided to take the other path on some other day, but knowing at the same time that one road always leads to another road, and I would never be able to come back to travel on the other path. Now, stanza number 4 and concluding stanza of the poem, The Road Not Taken. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Sigh with sorry feelings. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now, in this stanza, the poet predicts that वो फ्यूचर की पेशन गोई कर रहा है. That in future he would be telling his story to others, कि मुस्तकबिल में वो दूसरों को अपनी कहानी सुनाएगा. With regret, now with a sigh, with regret that long ago he came to the point where he had to make a choice between two roads, कि बहुत अरसा पहले वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहां उसे दो सड़कों के दरमियान इंतखाब करना था, which went in different directions in the yellow forest during autumn season. जो खज़ां के मौसम में एक जर्द रंग के जो जंगल था उसमें दो मुख्तलिफ सिमतों में दो रास्ते निकल रहे थे. देन ही डिसाइडेड हेजिटेटिंगली, और उसने हिचकिचाहट के साथ फैसला किया दैट ही वुड टेल देम दैट ही चोज द लेस ट्रेवल्ड पाथ. यानी वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिसपे बहुत कम लोग इससे पहले गए, एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर इट, और इसको एक्सप्लोर दरियाफ्त करने का मैंने फैसला किया. एंड ही वुड बोस्टफुली tell them that his decision to walk on the road that was off the beaten track made all the difference in his life. और अब वो कहता है कि वो बहुत boastfully means के बहुत ही फख्र से बताएगा उनको कि उस सड़क पे चलने का जो उसका फैसला था, उस सड़क पे चलने का जहाँ पे कम लोग गए थे, उसने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई, इससे उसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा. Here the poet feels the regret for not being able to try the other path in his life. लेकिन फिर भी उस पोइट को ये अफसोस हो रहा है कि उसने दूसरा रास्ता अपनी ज़िंदगी में उस पर नहीं गया या उसको एक्सप्लोर ना कर सका. He would tell about his choice with a sigh. Now this phrase with a sigh creates doubt in the minds of the readers. वो पढ़ने वालों के जहन में एक डाउट क्रिएट कर देता है that poet will always wonder about where the road not taken would have led him. कि जो रोड उसने इख्तियार नहीं किया, जो रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया, वो उसे कहाँ ले जाता.
शायद पोइट को सारी जिंदगी ये अफसोस रहेगा कि जिस रास्ते पे वो नहीं गया, पता नहीं वो रास्ता उसको कहाँ ले जाता अगर वो उस पे जाता. सो पोइट रिग्रेट्स ऑन द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वॉक ऑन द अदर रोड. तो वो अपने अपॉर्चुनिटी के मिस करने पे उसको अफसोस है. Now, paraphrasing, in future I will be telling people with a sigh about my choice between the two roads that long ago I came to the fork where two roads led into the thick yellow forest. I decided to walk on the road which was less traveled by the people. This decision made all the difference in my life. Coming to the questions of this poem, your first question is, why is the poem titled as The Road Not Taken? Why not The Road Taken, since it was the road taken that made all the difference? Through the title of the poem, the poet emphasizes on the road that was not chosen. यानी इसलिए पोएम का नाम द रोड नॉट टेकन रखा था कि पोएम, पूरी पोएम में पोइट इसी बात पे जोर दे है उस रोड के बारे में जिसका इंतखाब उसने नहीं किया था. ही वॉन्ट्स टू कंसोल हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही चोज द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस. और अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि जिस रास्ते का इंतखाब उसने किया वहां पे बहुत कम लोग गए हैं, इसी वजह से तो उसकी जिंदगी, और इसने उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाई, इससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा. बट ही सेज इन द लास्ट स्टैंजा दैट ही वुड टेल अबाउट हिज चॉइस विद अ साई क्रिएट्स डाउट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स दैट पोइट विल ऑलवेज वंडर अबाउट वेयर द रोड नॉट टेकन वुड हैव लेड हिम. So poet regrets on the loss of opportunity to walk on the other road. Question number 2 is, what difference is the poet talking about? Can you make an informed guess? What difference it made when he means to say he chose the less trodden path? So the poet chooses the path which is less traveled by. It means that he wants to try an unknown path with different challenges. He does not blindly follow the path which is common and walked by many people. Therefore, adopting an unconventional path with its challenges and difficulties made all the difference. जाहिर है उसने फिर एक ऐसे रास्ते पे वो गया, वो खुद बताता है कि ऐसे रास्ते पे वो जा रहा है जहाँ इससे पहले कोई नहीं गया. वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है, नई डिफ़िकल्टीज़, नए चैलेंजेस का उसने सामना किया और वाकई इससे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा. हिज चॉइस इज़ डिफरेंट, ज़ाहिर है उसका इंतखाब मुख्तलिफ था, एंड इट इज़ हिज इंडिविजुअलिटी इन चूजिंग द अनकन्वेंशनल पाथ विच मेक्स ऑल द डिफरेंस. जाहिर है जब आप इंडिविजुअली कोई फैसला करते हैं तो उसका आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है. Question number 3 is, at some critical moment of life, each person has to make decisions. The poet faces making a decision at the turning point of life, and he does. And this decision makes all the difference. Why does the poet succeed in making a right decision? And your answer is, the road here symbolizes a stage of person's life when he has to make an important decision. It's human tendency to choose best for themselves. So while making a choice, we always tend to evaluate whether our current choice is best for us or not. Each choice we make will bring a bigger difference in our life and in the life of all the people associated to us. At the same time, we should be ready to embrace the inevitable consequences of our choice. The poet succeeded in making a decision, and it made all the difference in his life, and it leads him to other paths. Question number 4 is, the imagery, ages and ages hence, puts value on some essential traits of character that brings difference in people's life. What in your views are these traits? Explain. Here, the poet, by using imagery, ages and ages hence, refers to the distant future. वो मुस्तकबिल की बात कर रहा है कि when he would be telling the people how important it is in one's life to make a right decision and right choice at the right time. To make a right choice at the right time is a unique personality trait which needs confidence on the part of a person. It is a matter of individuality and uniqueness that really makes a difference. Question number 5 is, what in your view is the dominant theme of the poem, The Road Not Taken?
So the dominant theme is it's human tendency to choose best for themselves. So while making a choice, we always tend to evaluate whether our current choice is best for us or not. Each choice we make will bring a bigger difference in our life and in the life of all the people associated to us. At the same time, we should be ready to embrace the inevitable consequences of our choice. We should be ready to face the challenges and hurdles that come our way. Question number 6 is, describe the imagery of the poem, The Road Not Taken. Is it abstract or concrete? Illustrate it with examples from the poem. And your answer is, the poet has used concrete imagery, that is, imagery of sight throughout the poem. He is successful in making the readers visualize different sceneries. All the scenes appeal the sense of sight, such as leaves, yellow woods, grassy path, wanted wear, and one way leads on to way. These images are concrete. Here ends the exercise of the poem as well. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching this video.